आप सभी को न्यूज़ गैंगस्टर का सादर प्रणाम। देश में एक दुर्घटना हुई है जिस दुर्घटना में सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और उसके बाद उस घटना की चर्चा पूरे देश में हो रही है। एयर इंडिया का विमान A171 जिसमें 242 लोग सवार थे, वो विमान अहमदाबाद एयरपोर्ट से 1:38 पर टेक ऑफ करता है और महज 1 मिनट की अवधि में लगभग 650 फीट की ऊंचाई पर पहुंचता है और 1 मिनट के बाद ही पायलट को कुछ संकेत मिलते हैं, कुछ गड़बड़ी की आशंका होती है। और सिर्फ आशंका नहीं कहा जा सकता क्योंकि वो मेडे का सिग्नल देता है। मेडे का मतलब ये संकेत कोई भी पायलट या कंट्रोल रूम तभी देते हैं जब स्थिति उनके नियंत्रण से बाहर हो जाती है। यानी एक प्लेन के लिए जब आपातकालीन स्थिति होती है तभी पायलट मेडे का सिग्नल देते हैं। तो सिग्नल के बाद 1:40 पर यानी टेक ऑफ करने के ठीक 2 मिनट बाद प्लेन अहमदाबाद के मेघानी नगर में क्रैश कर जाता है। मेघानी नगर अहमदाबाद का एक घनी आबादी वाला रेजिडेंशियल एरिया है और रिहायशी इलाका है जिसकी आबादी लगभग 25,000 के आसपास है और अहमदाबाद एयरपोर्ट से इसकी दूरी महज 2 किलोमीटर है। इसके पास ही और सबसे बड़ी बात कि जहाँ पर ये प्लेन क्रैश करता है वो बीजे मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल है। और अफसोस की बात यह है कि जिस हॉस्टल की इमारत में ये प्लेन क्रैश करता है उसमें लगभग 150 से 200 छात्र मौजूद थे, मेडिकल के छात्र, और उसमें से सैकड़ों छात्र भोजन कर रहे थे मेस में। इस घटना में अब तक जो जानकारी सामने आई है, MBBS पढ़ने वाले बीजे मेडिकल कॉलेज के 5 छात्रों की इस दुर्घटना में प्लेन क्रैश होने की वजह से मौत हो गई। लगभग 60 के आसपास लोग घायल हैं इसी मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले। सीधी सी बात है कि जो छात्र इस दुर्घटना में काल कवलित हुए उनका जो एक ख्वाब था, डॉक्टर बनने का सपना था, वो अब कभी पूरा नहीं हो पाएगा। दुर्घटना की कुछ कहानियां हैं, जैसे कि एक 27 साल की युवती जो दुर्घटना के बाद बुरी तरह जल चुकी थी। एम्बुलेंस आती है, उसको स्थानीय सिविल हॉस्पिटल ले जाती है, लेकिन हॉस्पिटल तक पहुंचने के पहले ही एम्बुलेंस में वो युवती अपना दम तोड़ देती है। ऐसे ही रमीला नाम की महिला है, वो बताती हैं कि उनका बेटा मेस में भोजन कर रहा था और जान बचाने के लिए दूसरी मंजिल से छलांग लगाता है, जिसके बाद वो गंभीर रूप से घायल हो जाता है। उसका भी ICU में, उसका भी अस्पताल में, सिविल हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। ऐसी बहुत सी कहानियाँ हैं दुर्घटना की जिसमें किसी का शरीर 50% जल गया, किसी का 60%, कोई किसी की जल कर ही जान चली गई और किसी ने जान बचाने के लिए छलांग लगाई तो बुरी तरह घायल हुआ। तो ये बीजे मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों के लिए भी बहुत दर्दनाक हादसा था और अब तक 265 शव बरामद किए जा चुके हैं। पूरे घटनाक्रम के बाद जिस तरह रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और 265 लोगों में 241 लोग वो थे जो एयर इंडिया के विमान पर सवार थे, जिसमें से पैसेंजर्स भी शामिल हैं और केबिन क्रू भी। इस सभी मरने वालों में 169 भारतीय और 53 ब्रिटिश नागरिक हैं, 7 पुर्तगाली और 1 कैनेडियन नागरिक। 103 पुरुष, 114 महिलाएं, 11 बच्चे और 2 नवजात। ये हादसा कई मामलों में दर्दनाक है, पीड़ादायक है, कष्टदायी है। लेकिन जब ये जानकारी सामने आती है कि मरने वालों में 11 बच्चे और 2 नवजात भी हैं, तो इस पीड़ा में जो संवेदना और जो दारुण की मात्रा है वो कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है। और सबसे बड़ी बात इस पूरे हादसे की कि 241 लोग जो फ्लाइट में सवार थे एयर इंडिया के, उन मृतकों में एक नाम गुजरात के पूर्व CM विजय रूपाणी का भी है। तो अब ये तो बात हुई मृतकों की।
इस पूरी घटना में यानी एयर इंडिया के विमान पर सवार 242 लोगों में एक आदमी बच पाया। ये भी अपने आप में इसे अजूबा कहा जाए या संयोग कहा जाए कि एक आदमी इस भीषण हादसे में उसकी जान बच गई। 40 साल के रमेश विश्वास कुमार भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक हैं और ये अपने आप में चमत्कार ही है कि सैकड़ों लोग जब मारे जाएं, मतलब पूरी फ्लाइट में पूरे विमान में कोई न बचे पर आप सुरक्षित बच जाएं। तो सोशल मीडिया पर इस पहलू पर भी बहुत ज़्यादा चर्चा है कि ये संयोग कितना बड़ा है कि एक आदमी लगभग एरोप्लेन है जो 600-500 फीट की ऊंचाई पर है, वहाँ से छलांग लगाता है। उसकी सीट भी इमरजेंसी एग्ज़िट के पास थी और वो छलांग इतनी एक्यूरेट होती है कि वो घास पर गिरता है या कंक्रीट पर गिरता है तो इतने सटीक एंगल पर गिरता है कि उसको वो सिर्फ घायल होता है और उसका पता नहीं हाथ पैर टूटा या नहीं, या फिर उसकी जो चोटें हैं वो बहुत ज़्यादा भीषण है या नहीं। तो इस पर भी बहुत ज़्यादा वो चर्चा है कि रमेश कुमार विश्वास जिस तरह से इस घटना में इकलौते सर्वाइवर हैं, वो भी अपने आप में लोग उसे मतलब डायनेमिक्स ऑफ फिज़िक्स या फिर मिरेकल या फिर कोई ईश्वरीय चमत्कार की तरह ही देख रहे हैं। इसके बाद जैसा कि मैंने पहले बताया कि इतना बड़ा हादसा है तो रेस्क्यू ऑपरेशन भी बहुत बड़े स्केल पर शुरू हुआ और वो सारी बातें तो अब आप जान ही गए होंगे कि कितना बचाव कार्य हो रहा है। लेकिन क्योंकि ये हादसे का नेचर बहुत अलग तरह का था, तो अब क्योंकि एविएशन फ्यूल, बहुत से लोगों की मौत एविएशन फ्यूल से जल कर हुई है, उस आग से जलकर, तो बहुत सारे मृतकों की पहचान के लिए डीएनए सैंपलिंग हो रही है। क्योंकि अब जब शव इधर उधर फैलेगा और फिर लोगों के सिर्फ अवशेष बरामद होंगे तो उनकी पहचान के लिए, उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए यही तरीका बचता है, वो है डीएनए सैंपलिंग। और एनएसजी की टीम्स पहुंच चुकी हैं क्योंकि इतना बड़ा हादसा है तो सिर्फ हादसा हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसमें तमाम पहलुओं की जांच होगी कि क्या इसमें किसी तरह की साजिश हो सकती है या फिर ये महज कोई तकनीकी गड़बड़ी के चलते हुआ हादसा है। अहमदाबाद पुलिस, गुजरात पुलिस स्निफर डॉग्स के साथ वहाँ घटना स्थल पर मौजूद है कि अगर कोई किसी मृतक का शव किसी मलबे में गिरा हो, पड़ा हो, तो उसे बाहर निकाला जा सके, उसकी पहचान हो सके और जो परिजन हैं उन्हें शव सौंपा जा सके। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अहमदाबाद में हैं, मौके का मुआयना कर रहे हैं और इस तरह के मुआयने से दुख तो कम नहीं होता, लेकिन थोड़ा दुख का सामना करने की जो परिजनों की क्षमता है शायद उसमें थोड़ी बढ़ोतरी हो। घटना के दिन शाम और रात के बीच अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री, घटना स्थल पर थे। उन्होंने भी कुछ घटना का मुआयना करने के बाद प्रेस वार्ता की और कहा भी कि इस तरह की घटना को टाला नहीं जा सकता, लेकिन जो भी संभव राहत कार्य है वो लगातार जारी हैं। टाटा ग्रुप ने भी जो मृतकों के परिजन हैं उन्हें 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है पर यह सवाल भी यहाँ लाजमी है, वाजिब है कि क्या 1 करोड़ रुपए से जान वापस आ सकती है? नहीं आ सकती। पर टाटा जैसा विश्वसनीय ग्रुप जिसके एयरलाइन में सवार हुए 241 लोगों की मौत होती है, उनके पास ये करने के अलावा कोई चारा भी नहीं बचता। भूमि चौहान नाम की एक फीमेल है, वो कहती हैं कि मतलब ये दुर्घटना होने के बाद उनका बयान सामने आया कि उनकी फ़्लाइट 10 मिनट देरी की वजह से छूट गई थी, मिस हो गई थी। ट्रैफिक क्योंकि ज़्यादा था और वो खुद को खुशकिस्मत मानती हैं। उन्होंने कहा कि गणपति बप्पा की वजह से उनकी जान बच पाई और वो उस विमान में उन्होंने बोर्ड नहीं किया जिसमें 241 लोगों की मौत हुई। इसी तरह एक और किरदार का नाम सामने आ रहा है, आकाश वत्स। ये भी एयर इंडिया के उस विमान में ट्रैवल कर रहे थे जो क्रैश हुआ, A171। लेकिन इन्होंने फ़्लाइट जब दिल्ली से अहमदाबाद पहुंची तभी इन्होंने फ़्लाइट को जो है छोड़ दिया था। इन्होंने वहीं से अपनी जर्नी ख़त्म कर दी थी, जाना इन्हें भी लंदन था। तो इन्होंने ट्विटर पर कुछ डिटेल्स शेयर की और बताया कि इस प्लेन में क्या क्या अनयूजुअल था।
और क्योंकि उनकी जहाज़ में दिलचस्पी पहले से रही है, तो उन्होंने कहा कि इस फ्लाइट में सबसे अजीब बात तो ये थी कि टर्बुलेंस बार बार फील हो रहा था। जैसे नॉर्मली एरोप्लेन्स में टर्बुलेंस चढ़ने पर, मतलब कि जब टेक ऑफ करता है या लैंड करता है, तभी ये दो मौके ऐसे हैं जब टर्बुलेंस फील होता है या फिर मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो। लेकिन इस एरोप्लेन में टर्बुलेंस कई बार फील हुआ, और जो कि बहुत अनयूजुअल बात है। दूसरी बात कि इस एरोप्लेन में एसी ठीक से काम नहीं कर रहा था, जो कि एक एरोप्लेन की बहुत बेसिक एमिनिटी है, बहुत बेसिक फैसिलिटी है। एसी तो कम से कम काम करना चाहिए। उसके बाद पैसेंजर अपनी सीट के पास रखे मैगजीन्स और न्यूज़पेपर से हवा करने के लिए मजबूर थे। तो इस तरह की कुछ हालत थी प्लेन के अंदर की। और जो टीवी सीट के सामने जो टीवी स्क्रीन और मॉनिटर लगे होते हैं, वो भी नहीं काम कर रहे थे। उनके कोई बटन्स और रिमोट भी नहीं काम कर रहे थे। और इतनी बड़ी एयरलाइन का इतना हाईली एडवांस्ड और इतना लार्ज एरोप्लेन, और वहाँ पर ऐसी बेसिक फैसिलिटीज़, बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी ना हो पाए, तो फिर सवाल तो उठते ही हैं। और ये सब बताते हुए आकाश ने एयर इंडिया को भी टैग किया, लेकिन अफसोस समय से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, और नहीं आई तो उसका परिणाम पूरी दुनिया के सामने है। इसके बाद एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ये जो एयर इंडिया का विमान था A171, और ये विमान की जो कैटेगरी है, ये जो विमान की जो का जो असल नाम है बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर, ये बहुत ही मॉडर्न और एडवांस्ड कैटेगरी का प्लेन है। और इसका क्रैश होना पूरी दुनिया के लिए बड़ी ही शॉकिंग बात है, बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। और जॉन एम कॉक्स एविएशन सेफ्टी कंसल्टेंट का कहना है कि फ़्लाइट के पुर्जे जैसे स्लेट्स और फ्लैप्स टेक ऑफ के दौरान सही स्थिति में नहीं थे, और इससे उड़ान भरते वक्त पर्याप्त लिफ्ट नहीं मिली और फ्लाइट गिर गई। तो एक्सपर्ट्स में भी तरह तरह के ओपिनियन हैं, तरह तरह के थॉट्स हैं कि इतनी बड़ी दुर्घटना की वजह क्या हो सकती है। तो सब, और बहुत से लोग इसके पीछे किसी तरह की साजिश की संभावना को भी नकार नहीं रहे हैं। तो अब लेकिन वो तो समय के साथ ही पता लगेगा कि इस दुर्घटना की मूल वजह क्या थी। ब्लैक बॉक्स भी की जब पड़ताल होगी, तब सारी बातें सामने आएंगी कि इस इतनी बड़ी, इतनी भयावह दुर्घटना का मूल कारण क्या था। और एक और बहुत बड़ा संयोग था, जिस दिन ये दुर्घटना हुई 12 जून 2025, घटना दोपहर में होती है 1:40 पर, और सुबह बॉम्बे का एक अखबार छपता है मिड डे, और उस अखबार में एक विज्ञापन छपता है फ्रंट पेज पर, जिसमें एयर इंडिया के विमान का जो अगला हिस्सा है उसे एक बिल्डिंग से बाहर की तरफ निकलते हुए दिखाया जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा संयोग है कि कैसे जिस दिन ऐसी कल्पना की गई कि एक एयर इंडिया का विमान बिल्डिंग से बाहर आ रहा है, उसी दिन एयर इंडिया का विमान दुर्घटनाग्रस्त होता है, और एक बिल्डिंग, मतलब जो बीजे मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग थी, उससे टकराकर वो एरोप्लेन की जो टेल है वो नज़र आती है। तो इसे संयोग कहा जाए या चमत्कार, इसका जवाब तो शायद ही कोई दे पाए। और ओवरऑल इस पूरे हादसे से दो बात समझ आती है कि जो 2025 है, ये भारत के लिए बहुत आसान साल नहीं है। अगर कुछ दिन पहले की बात की जाए तो मुंबई का लोकल ट्रेन हादसा, जिसमें कुछ लोगों की जान चली गई, उसके पहले आईपीएल में आरसीबी की जीत के बाद जो जश्न मनाया जा रहा था बेंगलुरु में विराट कोहली के आने पर, वहाँ भगदड़ होती है, वहाँ भी कई लोगों की जान चली जाती है। थोड़ा और पीछे चले जाते हैं, पहलगाम में आतंकी हमला होता है, उसमें 26 निर्दोष लोग मारे जाते हैं धर्म पूछकर। थोड़ा और पीछे जाते हैं तो कुंभ में मौनी अमावस्या के मौके पर हुई भगदड़, उसमें भी 37 से 40 लोगों के मारे जाने की बात सामने आती है। और उसके पहले अगर चले जाएं तो दिल्ली में रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के पास प्लेटफॉर्म पर भगदड़ होती है। वो ट्रेन भी कुंभ के यात्रियों को लेकर प्रयागराज आने वाली थी, वहाँ भी भगदड़ में कुछ लोगों की मौत होती है। तो एक देश के लिए अपने मासूम नागरिकों को खोना बिल्कुल आसान नहीं है, और वो भी इस तरह के, इस स्वभाव के, इस दर्जे के हादसों में। तो अभी तक जो घटनाएं हुई हैं उनसे ये बात समझ आती है कि 2025 है, ये भारत के लिए सरल कतई नहीं है।
हम बस उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में इस तरह की घटनाएं, इस तरह के हादसे दोबारा दोहराए न जाएं। सरकार इनके कारणों का मूल्यांकन करे, अवलोकन करे और जो ज़रूरी कदम उठाए जाने हैं वो उठाए जाएं। और जो जो लोग अपने परिजनों को, जो लोग अपने करीबियों को, नज़दीकियों को इन हादसों में खोते हैं, ईश्वर उन्हें इस स्थिति से, इस मुश्किल परिस्थिति से लड़ने की शक्ति दे और जल्द से जल्द ऐसे हादसों की जांच हो और सही वजह सामने आए और दोबारा भविष्य में इस तरह के हादसे दोहराए न जाएं। धन्यवाद।